तो स्वागत है दोस्तों, आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं पलक गढ़वाल जी, जो अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में कनाडा में हैं। तो आज हमारे साथ में हैं। अच्छा, थोड़ा सा पलक जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पलक जी अभी मेंटल हेल्थ सर्विस दे रहे हैं। ये ग्रीफ एंड लॉस रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं, एनएलपी सर्टिफाइड हैं। तो पलक जी के बारे में और आज बहुत सारी बातें होंगी, तो पलक जी से हम बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू बंटी जी, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। ओके, अच्छा पलक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा। आप मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट बना रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। तो आपकी ये मेंटल हेल्थ की, या माइंडसेट कोचिंग की ये जर्नी कैसे शुरू हुई, इसमें कैसे आना हुआ आपका? बिल्कुल। सो मैं काफ़ी छोटी एज में कनाडा मूव हो गई थी। एंड यहाँ पर मैंने जब स्टडी की तो मैंने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही स्टडी की प्रोफेशनल काउंसलिंग में। एंड काफ़ी छोटी एज में मुझे जॉब मिल गई एज अ बिहेवियर इंटरवेंशनिस्ट। जो लोग जैसे बिहेवियर को मॉडिफाई करना हो गया, या मतलब हेल्प करनी हो गई जो ऑटिज्म वाले किड्स हैं। तो उस टाइम पर मुझे जॉब मिल गई, तो मैंने इसी प्रोफेशन में काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस मेरा बना, तो मैंने सोचा कि कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस भी मुझे जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। सो मैंने अपनी एजुकेशन को थोड़ा एडवांस किया और साइड में ये जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो मैंने इंट्रोड्यूस की हैं, माइंड मेकओवर सर्विसेज के नाम से। सो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। ओके, अच्छा आप ग्रीफ एंड लॉस रिकवरी सर्टिफाइड हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताएं डिटेल में कि ये ग्रीफ और लॉस रिकवरी स्पेशलिस्ट ये क्या होती है, और लोग ग्रीफ से कैसे इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। और अगर कोई एक ऐसी एग्जांपल है जो रियल लाइफ एग्जांपल जो आपकी गाइडेंस से इससे बाहर निकला हो, तो व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल। सो ग्रीफ जो मुझे लगता है कि लॉस एक्सपीरियंस करना लाइफ में जो है बहुत ही कॉमन है। हम सब किसी ना किसी तरीके का लॉस जो है वो एक्सपीरियंस करते ही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, डेथ ऑफ अ लव्ड वन हो गया, कोई रिलेशनशिप हमारा खत्म हुआ है, डिवोर्स हुआ, या मतलब और भी किसी भी तरीके का जो लॉस है, वो मुझे लगता है कि लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में लॉस जो है वो चलता ही रहता है। हम कहीं ना कहीं लॉस जो है एक्सपीरियंस करते ही हैं। सो ग्रीफ जो है वो जो हम लॉस हमने एक्सपीरियंस किया है अपना एक सिग्निफिकेंट, उसके बाद जो हमारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है, इमोशनल रिएक्शन हो गया, या हमारी बॉडी जो फिजियोलॉजिकली तरीके से उस लॉस से रिएक्ट करती है, उसको हम ग्रीफ बोलते हैं, ग्रीविंग का जो प्रोसेस है। सो जो ग्रीफ एंड लॉस का प्रोग्राम है पूरा, ग्रीफ एंड लॉस रिकवरी, इसमें यही है कि वो जो ग्रीफ से आप जब निकल रहे हो, जब आपने कुछ अपनी लाइफ में लॉस एक्सपीरियंस किया है, सो उस ग्रीफिंग प्रोसेस में किस तरीके से मैं जो है हेल्प कर सकती हूँ, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। ऑल्सो कई बार होता है कि बहुत टाइम पहले किसी ने एक कोई लॉस जो है वो एक्सपीरियंस किया है, बट अभी भी जो एक होता है ना दबे हुए इमोशंस, अनप्रोसेस्ड इमोशंस हो गए, उससे पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्लोजर जो है वो नहीं मिला है पर्सन को लॉस से रिलेटेड। सो किस तरीके से हम जो है ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो जो लॉस किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उससे कुछ हद तक क्लोजर जो है पर्सन को मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस भूल जाए या हम फेड कर दें कंप्लीटली लाइफ से, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट एक होता है ना कि खुद की सफरिंग जो आगे लाइफ में कंटिन्यू हो रही है, लिंगर ऑन हो रही है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करें कि किस तरीके से जो है एक पर्सन डील करना लॉस के साथ जो है कुछ हद तक कर सके। सो ये प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस हमारे अंदर दबे होते हैं, जो हम बात नहीं कर पाते या हमें समझ में नहीं आता कि प्रोसेस कैसे करना है अपने लॉस के बाद जो भी हमारे इमोशंस हैं, सो उसकी हेल्प जो है वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। और बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करती हूँ, मतलब कंप्लीटली सेशंस होते हैं, एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है कि ग्रीफ एक्चुअल में है क्या, या पर्सन जो है वो किस तरीके से करंट लाइफ में ग्रीफ के साथ डील कर रहा है, और किस तरीके से अपनी वेज को चेंज कर सकता है ताकि उसका जो ग्रीफ को प्रोसेस करने का तरीका है, लॉस को, वो एक हेल्दी वे में हो सके।
एक क्लोजर मिल सके एक पर्सन को। ओके, तो क्या कोई आप किसी ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता सकते हैं, कोई पर्सन जिसको आपने इस पूरे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू आपने इस लॉस से बाहर निकाला हो? बिल्कुल। सो मोस्टली जो क्लाइंट्स मेरे हैं, उन सब से जब बात की जाए, क्योंकि एक बहुत ही एक होता है ना कि ये इस तरीके की सपोर्ट जो है पर्सन को मिलता है कि जो बातें वो किसी के साथ कर नहीं पाया, जैसे मैंने बोला कि अंदर छुपे हुए इमोशंस, राइट? तो जब वो बाहर निकल जाते हैं या पर्सन सीख जाता है कि उनको प्रोसेस किस तरीके से करना है, प्रोसेसिंग उसको मिल जाती है, तो ऑफ कोर्स बहुत हद तक वो पर्सन जो है उस लॉस को लेकर एक कंप्लीशन जो होता है ना कि फील करनी शुरू कर देता है कि ठीक है, ऑफ कोर्स मेरी लाइफ का ये पार्ट है, ये लॉस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट ये जो पेन उसके साथ एसोसिएटेड है वो मेरी लाइफ में मुझे आगे कैरी ऑन नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक मेरा क्लाइंट था जिसके मदर की डेथ हुई थी काफी साल पहले, जबकि छोटी उम्र में, तो काफी 20 ईयर्स पहले हुई थी। और अब तक वो जो दर्द है, जो पेन है मदर को लूज करने की, वो उनके उसके साथ वो डील कर रहे थे। हालांकि एक डर पैदा हो गया था उनके अंदर डेथ को लेकर, कि वो दोबारा से किसी लव वन को ना खो दे अपनी लाइफ में। सो इस प्रोग्राम के थ्रू उनकी काफी हेल्प हुई। वो डर तो उनके अंदर से कुछ हद तक रिड्यूस हुआ, बट एक जो होता है ना मदर का लॉस, जो पेन आगे चलती जा रही थी उनकी लाइफ में, उस पेन के कारण और भी रिलेशनशिप्स के ऊपर असर पड़ रहा था, उसको लेकर काफी उनका पॉजिटिव रिजल्ट जो है उन्होंने देखा। ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, काफी लोगों को जिनके साथ मैंने हेल्प की है। फ्यूनरल होम्स हो गए, जैसे यहाँ पर कनाडा में फ्यूनरल होम्स होते हैं, वहां जाकर किसी की लव्ड वन की डेथ हुई है। ऑल्सो डिवोर्स ग्रुप्स, क्योंकि डिवोर्स भी मतलब एक एक होता है ना कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कई लोगों के लिए डिवोर्स होना। बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है कि अब इसके बाद मूव ऑन कैसे करना है, आगे क्या होगा। ऐसे काफी क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है। ओके, तो जो आपकी डिस्कवरी कॉल है उस उसमें लोग फ्री में क्या सीख सकते हैं? आपने डिस्कवरी एक कॉल के बारे में अपने इंस्टा में मेंशन किया हुआ है, तो डिस्कवरी कॉल में आपकी लोग क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल। जो डिस्कवरी कॉल है उसमें सबसे पहले तो उनको मैं अपने बारे में ही बताती हूँ, कि उनको पता चल सके कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी एक्सपर्टिसीज क्या हैं। एंड उसके बाद एक बहुत ही डिटेल्ड वे में वो किस कंसर्न के लिए मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बातचीत होती है। एंड देन हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम उनके लिए राइट रहेगा। मतलब एनएलपी जैसे है, एनएलपी कोचिंग में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि वो किस स्पेसिफिक एक होता है ना नीड के कारण मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया है, एंड किस तरीके से मैं उनकी हेल्प जो है वो कर पाऊंगी। काइंड ऑफ एक ओवरव्यू कह लो, एक एक्शन प्लान जो हम आगे फॉलो करने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको जो है डिस्कवरी कॉल में मिल जाती है। ओके, अभी आपने एनएलपी के बारे में बात की, तो एनएलपी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एनएलपी कोचिंग ये क्या होती है, और ये माइंडसेट को शिफ्ट करने में कैसे मदद कर सकती है? और इसके लिए कोई आप एक कोई एक दो टेक्निक भी हो, अगर आप शेयर करें तो व्यूअर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगी इसे समझने में। बिल्कुल। एनएलपी जो है बहुत ही एक नई मोडालिटी मैं बोलूंगी मेंटल हेल्थ की, जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है कुछ साल पहले ही। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी बहुत पावर है कि मोस्टली हम जो डिसीजंस बना रहे हैं, या हमारी लाइफ में जो पैटर्न्स हैं, है ना, कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बार बार एक ही तरीके की चीजें कर रहे हैं, एक ही तरीके के, फॉर एग्जाम्पल हमारी कम्युनिकेशन रहती है हर रिलेशनशिप में, राइट? वो हम इतने कॉन्शियसली हम नोटिस नहीं करते हैं। उन पैटर्न्स को नोटिस करना और फिर डिसाइड करना कि क्या चीजें हैं जो हम हमें चेंज करनी चाहिए, हेल्दियर हमारी हैबिट्स किस तरीके से डेवलप हो सकती है, या कोई हम सेल्फ डाउट जो है हम कैरी कर रहे हैं, खुद के ऊपर डाउट है, राइट? उन चीजों को हम कैसे उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। उसकी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं। बेसिकली एनएलपी कोचिंग में क्या होता है कि पर्सन को ये पता चल जाता है कि उसका बिलीव सिस्टम क्या है, एंड किस तरीके से उसको अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ताकि उसका जो पैटर्न चल रहा है ना लाइफ में, कि फॉर एग्जाम्पल बार बार एक ही तरीके के फेलियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, या मतलब कुछ गोल्स जो हैं बार बार ऐसा हो रहा है कि अचीव ही नहीं हो पा रहे। किस तरीके से उस
पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं, साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं बिलीव सिस्टम के ऊपर काम कर कर। सो एक बहुत ही एक मैं बोलूंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ ये वर्क है कि बहुत पर्सन जो है अपने आप को बहुत समझ जाता है एनएलपी की हेल्प से। ओके, और इसके लिए कोई एक टेक्निक आप शेयर कर दीजिए जो लोग उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं अपने घर पर ही रहकर। बिल्कुल। सो मैं एक बहुत बेसिक सी, जैसे कि मैंने बताया कि बिलीव सिस्टम जो है हम कैरी करें, हम सबका एक होता है ना बिलीव, कुछ सेट है कि भाई हम लाइफ में ये बिलीव करते हैं एंड उसी के बेस के ऊपर हमारे मोस्टली डिसीजंस जो है वो हम जो है लेते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में। तो एक इसमें मेटा मॉडल कर कर एक टर्म आती है जिसमें कि 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सेट क्वेश्चंस होते हैं कि वो हम जब अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, सो उससे हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा बिलीव जो है अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हैं एंड किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो वो मैं आपको बताऊंगी जो कि हम, मुझे लगता है कि हम सब जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उसमें जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, कुछ सेल्फ डाउट आ रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, आपने कोई गोल सेट कर दिया बट आपको खुद के ऊपर ही डाउट हो रहा है कि शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। सो आप जो है उस थॉट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपका थॉट कितना वैलिड है, आपके पास एविडेंस कितना है कि आपका थॉट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एग्जाम है या मेरी कोई इंटरव्यू है, मुझे लग रहा है मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगी, या अब मेरा एक थॉट है दिमाग का कि मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगी। अब वो जो थॉट मेरे दिमाग में आया वो एक बिलीव सिस्टम में भी मेरा ऐसा है कि भाई मुझे, मैंने सेट किया हुआ है बिलीव सिस्टम कि इस तरीके के एग्जाम्स में कर ही नहीं पाती हूँ क्रैक। मे बी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के कारण मुझे लगता है कि भाई ऐसी इंटरव्यू तो मैं कभी क्रैक कर ही नहीं पाऊंगी। अब वो जो मैंने बिलीव सिस्टम अपना सेट किया हुआ है उसके बेस पर मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि भाई ये एग्जाम भी नहीं मैं कर पाऊंगी, राइट। सो मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है, यू डोंट हैव टू बिलीव ऑल योर थॉट्स, है ना, कि उसका एविडेंस कितना है मेरे पास कि भाई मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगी, कुछ एविडेंस है मेरे पास, राइट। तो उसके बेस पर हम इवेलुएट कर पाते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो हम कैरी कर रहे हैं वो कितना हमारा सही है, कितना वैलिड है। सो हमें वहां पर एक बेस मिल जाता है कि हमको चेंज होने की जरूरत है और किस तरीके से हम अपने बिलीफ सिस्टम को या अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, एक थिंकिंग के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक बताया बट आई थिंक कि ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। अच्छा, जो सेल्फ डाउट के बारे में आपने बताया तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक वजह हो सकती है। तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है कि सेल्फ डाउट आता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं प्रिपेयर कर सकता, मैं जो भी है। तो कहीं कॉन्फिडेंस की कमी या फिर क्लैरिटी ना हो पाना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो पाना, ये भी एक कारण हो सकता है, ये जो बिल्कुल। अभी आपने बताया। अब जैसे आपने बताया कॉन्फिडेंस की कमी, ऑफ कोर्स भाई वो भी सेल्फ डाउट का एक पार्ट है, बट क्या आपने कभी इतना डीप सोचा है कि वो कॉन्फिडेंस की कमी है क्यों? मतलब कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है आपका क्या? मतलब आपने पहले ऐसा कोई एग्जाम फेल कर दिया जिसके कारण आपको लग रहा है कि भाई मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। मतलब वो कॉन्फिडेंस की कमी है क्यों? सो एनएलपी जो है वो आपको यानी कि ये वो कुछ, बताती है। मतलब वो कुछ पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे जिसकी वजह से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। जिसके कारण आपके दिमाग में आपने ये, मतलब एक होता है ना पैटर्न ही सेट कर लिया है कि भाई कोई भी एग्जाम हो, पहला थॉट आपके दिमाग में यही आना है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो पैटर्न बन गया ना एक। बट जो थॉट है वो उसकी वैलिडिटी कितनी है? चलो आपने पहले फेल कर दिया एक एग्जाम, चलो मान लिया आपने पहले फेल कर दिया, उसके कारण आपको लग रहा है कि भाई मैं ये भी फेल कर दूंगा। बट आपके पास क्या एविडेंस है कि जो आपने पहले एग्जाम फेल, अब आप अगला भी फेल ही करोगे? कुछ है इसका एविडेंस है आपके पास? अगर है तो मतलब उसके बेस पर फिर मतलब और सेशंस होते हैं, राइट, उसको भी टेस्ट किया जाता है। सो ये चीजें हैं कि आपके दिमाग में जो पैटर्न आपने सेट किया है उसको, उसकी वैलिडिटी चेक करना और उसको ब्रेक करना, अगर हमें ब्रेक करने की जरूरत है तो ब्रेक करना। ओके, अच्छा, थोड़ी सी सेल्फ केयर के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। तो आपके अकॉर्डिंग सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है, और मेंटली कोई पर्सन, क्या कोई ऐसी डेली हैबिट भी है जो वो मेंटली अपनी केयर को, यानी कि मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकता है? या थोड़ा सा कोई डेली हैबिट के बारे में बता सकते हैं, सेल्फ केयर के बारे में आपको क्या कहना हो?
बिल्कुल। सो सेल्फ केयर भी अब जो एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से सेल्फ केयर हम यूजुअली सोशल मीडिया पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, मेरा जो थोड़ा थॉट है सेल्फ केयर को लेके, या मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि सेल्फ केयर कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने हफ्ते में एक दिन डिसाइड किया है कि संडे को मैं सेल्फ केयर प्रैक्टिस करूंगा। मुझे लगता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये चलता ही रहता है आपके साथ। आपकी सेल्फ केयर जो है वो आपका एक पार्ट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप ने डिसाइड किया, राइट, कि भाई मुझे अभी भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है, वो भी सेल्फ केयर है, राइट? इस सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आपको, है ना, कि किसी स्पा में जाना है या आपको मसाज लेनी है, आपको कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन करनी है, राइट? ऑफ कोर्स वो भी सेल्फ केयर है, बट जो मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस कुछ भी आप अपनी केयर के लिए कर रहे हो तो वो एक सेल्फ केयर का एक पार्ट है, राइट? और जो सेल्फ केयर, जैसे मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूअस, मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है। दूसरा सेल्फ केयर में ये कि हमें कई बार लगता है कि सेल्फ केयर हम तभी कर सकते हैं कि भाई हम जब अलोन हो, आइसोलेट हो, है ना, मी टाइम जैसे बहुत टर्म चलती है, मी टाइम, कि अपने आप को टाइम देना, है ना। बट ये जो है काफी लंबे टाइम के लिए आप मी टाइम, आप आइसोलेशन में कितना टाइम रहोगे? मतलब जो एक कम्युनिटी की जरूरत है आपको, या एक कनेक्शन की जरूरत है आपको, दोस्तों की जरूरत है आपको, फैमिली की जरूरत है आपको, एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है अपनी लाइफ में, तो वो भी सेल्फ केयर का पार्ट है। मतलब जिन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनसे बातचीत करना, उनके सपोर्ट को रिसीव करने के लिए ओपन रहना, वो भी सेल्फ केयर है। बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर यहीं तक लिमिट है, कि भाई मी टाइम हो गया या आइसोलेट हो गए, हम म्यूजिक सुन लिया हमने, अकेले में टाइम स्पेंड कर लिया। बट कम्युनिटी, जो आपका कनेक्शन है, वो भी सेल्फ केयर का जो है एक पार्ट है। अब जो सेल्फ केयर है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिलैक्सेशन के लिए ही हो। अम, कई बार सेल्फ केयर जो है वो हमें शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट देती है, बट उसका लॉन्ग टर्म फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बिल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कोई बिल पे किए हैं। अब वो आपको शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, बिल पे करना, राइट, पैसा कमाना, फिर बिल पे किया है, बट उसका आपको लॉन्ग टर्म फायदा है, तो वो भी सेल्फ केयर हो गई। सो कुछ ऐसे, मतलब एक होता है ना, मिसकॉन्सेप्शंस हैं मतलब सेल्फ केयर को लेकर। और मेरी जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ केयर को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि कुछ भी जो आप अपनी केयर के लिए कर रहे हो, वो सेल्फ केयर का पार्ट है, और ये कॉन्टिन्यूस आपकी लाइफ में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई हफ्ते में एक दिन, जैसे संडे लोग बोलते हैं संडे को हम सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। सेल्फ केयर आप हर टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज कर सकते हो, एवरी मिनट कर सकते हो। और कोई एक ऐसी हैबिट आप बता दीजिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो काफी इजी हो, घर पे रह के कोई भी पर्सन उसको किसी भी वक्त कर सके, कोई एक ऐसी हैबिट। बिल्कुल। सो मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जो कि हमें कई बार लगता है कि भाई बहुत मिनिमल चीजें हो गई, ये तो बहुत बेसिक हो गई, बट उनका फर्क जो है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इनफ स्लीप लेना, राइट? आपने भी नोटिस किया होगा, नींद पूरी नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली थोड़े इरिटेट फील करते हैं अगले दिन, राइट? सो ये एक बेसिक सी चीज है जो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है अपनी लाइफ में, इनफ नींद लेना। आप मेक श्योर करो कि आप जो खा रहे हो वो हेल्दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डाइट भी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। मतलब मेंटल हेल्थ का जो एक गुड हार्मोन हम बोलते हैं, जो हमारा मूड को स्टेबलाइज करता है, राइट, वो हमारी गट में जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो गट मतलब कि खाना जो हम खा रहे हैं, वो उसका बहुत अफेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये एक ऐसा इंटरलिंक है। सो अपनी डाइट को ठीक रखना, एक होता है ना कि अपने इमोशंस को एक हेल्दी वे ढूंढना, कि इमोशंस को हम प्रोसेस कैसे करें, इंस्टेड कि हम अम, अपने इमोशन से डरें। बहुत मैंने देखा है लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, या शट डाउन हो जाते हैं, या उनको लगता है कि भाई हम किसी से बात करेंगे तो हम हमें कोई जज करेगा, या मतलब एक होता है ना कि बात ही मत करो, इमोशंस को दबा के रखो। अब वो बहुत अनहेल्दी है हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग के लिए वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। सो आप एक वे ढूंढे कि आप अपने इमोशंस को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं हेल्दी वे में। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड है, फैमिली है, जिससे बात कर कर आपको लगता है आपके इमोशंस जो है कुछ हद तक आप प्रोसेस कर पाते हो। या राइटिंग हो गया, बहुत ही पावरफुल टूल हो गया, जर्नलिंग जैसे एक बहुत ही
हर कोई अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है, कि आपके दिमाग में जो भी इंटेंस जो भी आप इमोशंस फील कर रहे हो, या बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि थॉट आप बार बार सोचते जा रहे हो, उसको लिख दो। लिखने से ही आपका काफी हद तक वो जो है ना, एक इमोशंस जो अटैच है उस थॉट को लेकर, वो प्रोसेस हो जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आप जो मेंटल हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, उस मेंटल हेल्थ सर्विस को अगर कोई लेना चाहे तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि मेंटल हेल्थ सर्विस किन लोगों को जरूरी है, और क्या जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या इस लॉस रिकवरी के लिए, क्या आपकी वो मेंटल हेल्थ सर्विस को लेना उनके लिए जरूरी है, और अगर जरूरी है तो वो पेड होगी सर्विस जो आप दे रहे हैं? तो जो लोग यानी कि पेड नहीं ले सकते, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, वो क्या कर सकते हैं? तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। सो मतलब जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते, बहुत सारे वेबिनार्स हैं जो मैं ऑफर करती रहती हूँ मोस्टली अपने पेज पर, उनको इंस्टाग्राम पेज पर एडवर्टाइज करती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, सेल्फ डाउट हो गया, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैंने किया था, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग अभी पेड सर्विसेज के लिए रेडी नहीं है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने अपने खुद के जैसे ग्रीफ एंड लॉस, अगर किसी को पूरा प्रोग्राम नहीं करना है, उसको सिर्फ थोड़ा सपोर्ट, एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम ही डेवलप करना है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो सपोर्ट ग्रुप जो है वो एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप है मेरा, जो कि वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जैसे आपने पूछा कि भाई ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज किन लोगों के लिए आइडियल है। अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज जरूरी नहीं है कि उसी को लेनी है जिसको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए चीजें करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं या अपना रेगुलर ब्लड वर्क करवाते हैं कि भाई हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, राइट। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए भी आप जो है काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको कोई मतलब बहुत बड़ी इशू चल रहा है तो तभी आपको कंसल्ट करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई सुनने वाला चाहिए, या हमें कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम चाहिए अपनी लाइफ में, जो हमें बिल्कुल एक नॉन जजमेंटल वे में सुन ले, हमें जज ना करे। सो उस उस सिचुएशन में भी आप मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। ओके। अच्छा, कोई पर्सन है जो ग्रीफ लॉस रिकवरी या मेंटल हेल्थ की इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है या इसमें काम करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी ओर से क्या एडवाइस होगी? सो मैं एडवाइस मेरी यही होगी कि पहले तो क्योंकि ऐसा काम जो है वो, इसमें कनेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आपका जो भी क्लाइंट होगा, चाहे आप एनएलपी कर रहे हो, चाहे आप काउंसलिंग कर रहे हो, चाहे ग्रीफ एंड लॉस कर रहे हो, आपको एक होता है ना कि अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीजें रिवील करेगा जो शायद उसने कभी किसी और के साथ नहीं की। सो एक जो ट्रस्ट बिल्ड करने की जो आपकी एबिलिटी है अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट, वो वही कर सकता है पर्सन जो कि इस काम को लेकर बहुत पैशनेट है, राइट। और आपको पेशेंस भी काफी चाहिए। सो आई थिंक कि ये राइट जो है, अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, इस तरीके की एजुकेशन लेना चाह रहा है, आगे अपना काम करना चाह रहा है, तो वो ये मेक श्योर करे कि वो उस काम को लेकर जो है उसके अंदर पैशन है, एक सीखने की, एक होता है ना अंदर से चाह है उसके अंदर। क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो सब डिफरेंट है, एवरी ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस तरीके की इंटरेक्शन एक पर्सन के साथ रखी वही दूसरे के साथ भी वर्क करेगा, राइट। सो सीखने की एक होता है, अपने स्किल्स को हमेशा डेवलप करते रहना जो है बहुत जरूरी है। और बेसिक लेवल पर यही चेक करो कि आप कितने पैशनेट हो इस काम को लेकर, क्योंकि पेशेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला कि एक बिल्ड जो आपको ट्रस्ट करना है अपने क्लाइंट्स के साथ, वो आप तभी कर पाओगे अगर आपके अंदर पैशन है, आप एक नॉन जजमेंटल, आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई मुझे जजमेंट से थोड़ा सा एक होता है ना अपने आप को दूर रखना है। जी। ओके। ओके। अच्छा, जिस तरह एक डॉक्टर है, वो खुद भी कभी बीमार पड़ जाता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आती है, या ऐसा बार बार होता है कि आपको कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी और वजह से कभी स्ट्रेस ने घेर लिया,
किसी तरह की कोई टेंशन, कभी कोई काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाए, कोई अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाए, तो क्या आपको भी कभी ऐसा स्ट्रेस आता है? तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप खुद क्या करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मेरे साथ होता है। मतलब मैं भी कोई इम्यून तो नहीं हूँ। मतलब हर चीज़, स्ट्रेस भी मैंने एक्सपीरियंस करती हूँ, ओवर थिंकिंग भी होती है, सब कुछ जो है एनजाइटी भी फील होती है। मेरा जो बेसिक, क्योंकि मुझे अपने इंटरनल एक होता है ना कि मुझे पता है कि क्या कोपिंग स्ट्रेटेजी मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम करती है, और मेरे लिए लिखना ही है। मतलब जर्नलिंग हो गई, या मतलब वैसे फ्री, एक होता है ना अपने दिमाग को फ्री करने के लिए अपने थॉट्स को लिख दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक जो है मुझे लगती है मेरे खुद के लिए। हालांकि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं, बट मेरे लिए यही है। मतलब कि चाहे ओवर थिंकिंग या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो लिखना जो है वो जरूर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, तो आपको लिखना अच्छा लगता है उस वक्त, तो आपने जर्नलिंग के बारे में कहा, तो जर्नलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया कि आपने अभी तक कुछ ऐसा जर्नलिंग के ऊपर या कुछ जर्नल पब्लिश किया है कभी, कुछ लिखा है जो अ, लोग पढ़ सकते हैं, जिससे लोगों को कुछ हेल्प मिल सके? थोड़ा सा जर्नलिंग के बारे में या अपनी जर्नलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। जर्नलिंग, जैसे कि मैंने बोला कि एक टेक्निक है अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिखना, क्योंकि आप प्रोसेस कर पाओ, और बहुत ही एक सेफ, मैं बोलूंगी, एक तरीका है। क्योंकि बहुत मैंने क्लाइंट से सुना है कि भाई वो कभी कंफर्टेबल ही नहीं फील किया उन्होंने कि किसी को अपनी बात बता सके। और उस वे में क्या हुआ कि मतलब उनके अंदर चीजें जो है, इमोशंस दबे रहे, जिसके कारण काफी पेन, इमोशनल पेन जो है उन्होंने एक्सपीरियंस की। अब हम जब जर्नलिंग करते हैं तो सेफ है, क्योंकि आप लिख रहे हो, आपका पूरा कंट्रोल है, राइट, उस चीज के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई जज कर रहा है। मतलब आप लिख रहे हो अपने थॉट्स, जज तो कोई कर ही नहीं रहा, राइट, वो आपके थॉट्स है। इसलिए मैं जर्नलिंग को जो है वो रेकमेंड करती हूँ सबको। लिखना जो है अपने थॉट्स को, जिस भी तरीके का थॉट्स आ रहा है। कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, कई बार हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए तो उसको हम थोड़ी गाइडेड जर्नलिंग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज के दिन में कौन सा थॉट है जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा घूम रहा है, और आपको क्या लगता है कि वो थॉट एक आपकी हेल्प कर रहा है आपको, मतलब एक अच्छा दिन आप देख सकें, या फिर आपको लगता है कि आपको जो है उस थॉट को थोड़े टाइम के लिए साइड पर रखने की जरूरत है। अब आप इसके ऊपर जनरल लिख सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा कि जब आप लिखोगे, जो भी आपके दिमाग में थॉट चल रहा है, जो भी इमोशन उससे अटैच्ड है, राइट, वो कुछ हद तक जो है आप उसका लोड कम कर दोगे, कि आपने लिख दिया, प्रोसेस हो गया ना वो। ये एक्चुअल में जर्नलिंग जो है वो है। और कुछ मैंने बहुत ही गाइडेड जो है जर्नल्स अभी अमेजोन पे रिलीज जो है वो मेरे आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगे, अभी रिव्यू में है। ओवर थिंकिंग के ऊपर एक प्रॉपर मैंने जर्नल जो है 200 पेजेस का लॉन्च किया है। उसके बाद ओवर थिंकिंग के ऊपर हो गया, एक इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर हो गया कि भाई अगर आपको थोड़ी सी करेज चाहिए अपनी इमोशंस के बारे में लिखने की, तो वो जर्नल जो है कम्प्लीटली उसके ऊपर जो है वो बेस्ड है। एक एंगर मैनेजमेंट के ऊपर मैं ट्राई कर रही हूँ, एक जनरल स्पेसिफिक में जो है अभी कुछ दिनों में लॉन्च करूंगी। एंगर आप किस तरीके से अपना मैनेज कर सकते हो जर्नलिंग के थ्रू, उसके ऊपर। ये कुछ जो है मेरे न्यू रिलीज जो है अभी, जिनके ऊपर मेरा काम चल रहा है। ओके, तो अभी आपके बारे में बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहूंगा। व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा, आपकी डेली लाइफ की रूटीन क्या है? थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिए, आपका मेरी डेली का रूटीन। बिल्कुल। मेरी डेली रूटीन, ऑफ कोर्स मैं फुल टाइम जो है वो जॉब करती हूँ। मोस्टली तो मेरा काम में ही रहता है, बट मैं ये ज़रूर जो है थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा टाइम दिन में, चाहे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं थोड़ा स्क्रीन जो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या कुछ भी हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उससे मैं थोड़ी सी अपने आप को ब्रेक दूँ। वो मेरी एक डेली रूटीन का एक पार्ट है, कि 1 घंटा मैं बिल्कुल कोई स्क्रीन नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक होता है ना, स्टिमुलेशन, इंफॉर्मेशन हमारे, हम आप रिसीव करते जा रहे हैं सोशल मीडिया, या जो भी हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, राइट। और थोड़ा सा ध्यान में अपनी डाइट का भी अब
थोड़ी कॉन्शियस हो गई, तो वो भी मेरी एक डेली रूटीन का पार्ट है कि थोड़ी हेल्दी ईटिंग करना या थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। बट वैसे बेसिक जो है वो यही है, जॉब हो गई, वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन मुझे होता है कि थोड़ा टाइम मैं बाहर निकलूं, क्योंकि ऑफ कोर्स नेचर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो तो उसका भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर काफी स्टडीज जो है, रिसर्च स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है। सो मैं ट्राई करती हूँ कि जिस दिन भी मेरा छुट्टी वाला दिन है, कुछ मैं हल्का फुल्का जो है बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करूँ। सो ये मेरी मतलब रूटीन है डे टू डे। और आपका ओके, और आपका अपना लर्निंग सोर्स क्या है? किस तरह से लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं? वही सबसे बड़ी लर्निंग तो मेरी मेरे मतलब कि जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, कि हर क्लाइंट डिफरेंट है, हर पर्सन डिफरेंट है। तो उनके साथ काम करके उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी हेल्प कर कर राइट, उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और एजुकेशन जो है, एक लर्नर जो है, मुझे लगता है कि मैं कॉन्टिन्यूड, एक होता है ना, एजुकेशन में बिलीव करती हूँ कि आप कभी भी अपना सीखना मत छोड़ो। तो कुछ मतलब फ्री वर्कशॉप्स हो गई, या यूट्यूब सोशल मीडिया पर काफी, जैसे किसी टॉपिक के ऊपर मैंने रिसर्च कर ली या कोई पॉडकास्ट सुन लिया, इस तरीके से मुझे होता है कि मेरी नॉलेज जो है वो थोड़ी होता है अप टू डेट रहे। तो उन चीजों के ऊपर मैं अपना टाइम काफी स्पेंड करती हूँ। ओके, अच्छा, कोई एक ऐसा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो भी अभी आपको सुन रहे हैं, या आपको देखने वाले हैं, या जो भी आपको सुनने वाले हैं, तो उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो उनको हेल्प करे? बिल्कुल। पहला मैसेज तो मेरा यही है कि आप जिस भी चीज से रिकवर कर रहे हो या अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, या कुछ आपको लग रहा है कि आप लाइफ की सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका ही है। अम, कई बार हमें लगता है कि भाई कोई और हमारी हेल्प करेगा, या मतलब हम, जैसे मैं भी हो गई, कि मेरा इतना बड़ा रोल नहीं है मेरे क्लाइंट की लाइफ में, उसका सबसे बड़ा रोल है, राइट। ये रियलाइज करना कि सबसे पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा आपकी हीलिंग की तरफ। दूसरा जो एडवाइस जो है मैं किसी को दूंगी कि अपने इमोशन से भागकर कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे पता है कि ये बहुत एक डीप कंडीशनिंग है कि भाई अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखो, इमोशंस को छुपा कर रखो। बट अगर आपको हेल्दी वे चाहिए अपने इमोशंस के साथ डील करने के लिए, तो आप एक होता है ना, उसको प्रोसेस करना सीखो, उनसे भागो मत। आप सीखो कि मुझे किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को फील करना है, और किस तरीके से मुझे, एक होता है ना कि हेल्दी वे में उनको प्रोसेस करना है। जो आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी है वो आपकी एक स्ट्रेंथ है, वो कोई वीकनेस नहीं है। ये दूसरी जो है मैं वो एडवाइस दूंगी कि अपने इमोशन से भागो मत। ओके, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ, मेरे साथ शेयर की। तो आई होप व्यूअर्स को, आपको सुनने वालों को काफ़ी हेल्प मिलेगी आज की इस पॉडकास्ट में। तो मैं व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूँगा, जो भी अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या बाद में आपको जो सुनेंगे, कि अगर आप किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई सर्विस, आप कोई गाइडेंस लेना चाहें, तो पलक जी अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारा कंटेंट बना रहे हैं। तो आप पलक जी के इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। मैं इनके इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो पे। और आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना पलक जी की कौन सी ऐसी बात जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी तरह की स्ट्रेस या एंजाइटी, किसी तरह की ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकलने में ताकि हेल्प मिल सके पलक जी की इस गाइडेंस से। तो उन्हें शेयर करें। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। लास्ट में इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए व्यूअर्स का, आपका और पलक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू बंटी जी, प्लेटफॉर्म के लिए। एंड आई होप कि कुछ लोगों की हेल्प हो सके इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू।